क्या आपको पता है हमारे देश को ब्रिटिशर्स से फ्रीडम कब मिली? 15 अगस्त को। तभी तो हम उस दिन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। अब बहुत सारी मुश्किलों के बाद हमारी कंट्री को फ्रीडम तो मिल गई, लेकिन उसके बाद इस देश की अपनी सरकार बनाना और पूरी कंट्री को, जो कि उस वक्त इतनी डिवाइडेड थी, उसको साथ लाने का काम किस तरह हुआ होगा, यही सब जानेंगे हम इस एपिसोड में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 14 और 15 अगस्त 1947 मिडनाइट को हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई। हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने असेंबली का एक स्पेशल सेशन बुलाया और उन्हें एड्रेस किया। इसी असेंबली में उन्होंने अपनी फेमस स्पीच ट्रस्ट विथ डेस्टिनी दी थी। इंडिया में सभी लोग इसी दिन का तो वेट कर रहे थे कि कब हमारे देश को इंडिपेंडेंस मिलेगी, और फाइनली वो मिल गई। इंडिपेंडेंस को पाने की इस लड़ाई में बहुत लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था। ये बहुत से लोग अलग अलग आइडियोलॉजीज में मानने वाले लोग थे। सब लोगों की अपनी अपनी ओपिनियंस भी थी कि इंडिपेंडेंस के बाद कंट्री किस तरह से रन करेगी। लेकिन इन अलग अलग ओपिनियंस के बावजूद भी 2 गोल्स ऐसे थे जिन पर सभी का अग्रीमेंट था। पहला तो यही कि इंडिपेंडेंस के बाद हमारी अपनी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, और दूसरा ये कि ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सभी की भलाई के लिए काम करेगी। उन लोगों का ज्यादा ध्यान रखेगी जो गरीब हैं और सोशली बैकवर्ड हैं। अब जब हमें इंडिपेंडेंस मिल गई थी, तो अब वो टाइम आ गया था जब हमें इन सब गोल्स को पाने के लिए काम करना था। इंडिपेंडेंस मिलना तो अपने आप में बहुत मुश्किल रहा ही था, लेकिन उसके बाद का काम भी हमारे देश के लिए कुछ कम मुश्किल नहीं रहा। साल 1947 में इंडिया की जो कंडीशन रही वो बहुत ही चैलेंजिंग रही। इस तरह की कंडीशन किसी और देश की कभी नहीं रही। 1947 में जो वायलेंस हमारी कंट्री में हुआ वो बहुत ही टेरिफाइंग था। कंट्री का पार्टीशन भी हो रहा था, तो बहुत सारे लोग एक साथ अपना अपना घर छोड़कर भी जा रहे थे। इन सिचुएशंस के बीच हमारे देश के लीडर्स को इंडिपेंडेंट इंडिया को आगे लेकर जाना था। जो भी ड्रीम्स उन्होंने हमारी कंट्री के लिए देखे थे, उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए काम करना था। उन लीडर्स के सामने इस कंट्री के लिए देखे गए ड्रीम्स को पूरा करने के आगे बहुत सारे चैलेंजेस थे। इन्हीं चैलेंजेस में 3 मेजर चैलेंजेस की बात हम अभी करेंगे। स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपसे एग्जाम में भी यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ चैलेंजेस दैट इंडिपेंडेंट इंडिया फेस्ड। चलिए इसके आंसर को समझते हैं। सबसे पहला चैलेंज तो इंडिया के सामने था, वो था इसकी डाइवर्सिटी। इंडिया में अलग अलग लैंग्वेजेस को बोलने वाले और अलग अलग कल्चर्स और रिलीजन में मानने वाले लोग रहते थे। अब इतनी तरह के लोगों को साथ लेकर चलना कोई आसान काम थोड़ी है। अब आप अपने दोस्तों को ही देख लो। अगर कहीं घूमने जाना हो तो सब लोग एक ही बात पर अग्री थोड़ी ना हो जाते हैं। सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती होंगी। और अगर कोई ऐसा ग्रुप में हो जहां पर दोस्त नहीं हो, बिल्कुल अननोन लोग हों, तब तो और भी मुश्किल होगी ना किसी भी एक डिसीजन पर पहुंचने में। ऐसी ही टेंशन उस टाइम के लीडर्स को इंडिया को लेकर भी थी। उस टाइम सबका यही मानना था कि इतनी डाइवर्स कंट्री लंबे टाइम तक कभी साथ रह ही नहीं सकती। इंडिया के फ्यूचर को लेकर सभी परेशान थे और सबके मन में बहुत से सवाल थे, जैसे क्या इंडिया एक यूनिफाइड कंट्री बन पाएगा? एक यूनिफाइड कंट्री बनने के लिए और नेशनल यूनिटी पाने के लिए इंडिया किस हद तक जाएगा? क्या इसके लिए वो सभी रीजनल और सभी नेशनल आइडेंटिटीज को रिजेक्ट कर देगा? मतलब जिस डाइवर्सिटी की बात हम कर रहे थे, क्या इंडिया इस डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करेगा या नहीं, या उसे रिजेक्ट कर देगा? और इनके अलावा जो सबसे अर्जेंट सवाल हमारे सामने था, वो ये था कि इंडिया की सभी टेरिटरीज को एक साथ कैसे लेकर आता है। इस बारे में हम आगे और भी बात करेंगे। अभी बढ़ते हैं दूसरे चैलेंज की तरफ। दूसरा चैलेंज इंडिया के सामने था, वो था डेमोक्रेसी लाना। इंडिया ने अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को चुना था, जो कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पर बेस्ड थी। रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स का सीधा सा मतलब यही है कि इंडिया के लोग अपने लिए कुछ रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करेंगे और फिर ये उन रिप्रेजेंटेटिव्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो कंट्री रन करें। अब इस रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स के मॉडल से ये तो फिक्स हो गया था कि हमारी कंट्री में पॉलिटिकल कंपटीशन होगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये बात आ गई, लेकिन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में आने भर से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। उन्हें प्रैक्टिस में भी लाना पड़ेगा।
कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देना एक बात है और ग्राउंड पर इंप्लीमेंट करना दूसरी। ये कुछ कुछ ऐसी ही है कि आपने अपने लिए टाइम टेबल तो बना लिया, लेकिन उसको फॉलो करना तो अलग बात है ना। बनाने भर से क्या होगा। चलिए, अब तीसरा चैलेंज था पूरी सोसाइटी के वेल बीइंग और डेवलपमेंट को इंश्योर करना। इसको इंश्योर करने की बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सभी लोग बराबर हैं और जो लोग सोशली उतना आगे नहीं आ पाए हैं उन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए। इस स्पेशल प्रोटेक्शन को इंश्योर करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं। इन्हीं प्रोविजंस के लिए ऐसी पॉलिसीज बनानी है जिससे ग्राउंड लेवल पर चेंज आ सके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो और पॉवर्टी खत्म की जा सके। जैसा कि हमने अभी जाना कि इंडिपेंडेंट इंडिया के सामने उस टाइम बहुत सारे चैलेंजेस थे। इस एपिसोड में हम उन चैलेंजेस में से एक की बात करेंगे और वो है नेशन बिल्डिंग। जैसे आखिर हमारी कंट्री एक कंट्री बनी कैसे, जिस इंडिया को हम आज देखते हैं वो कैसे बना। तो इसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे पार्टीशन की। 14-15 अगस्त 1947 को सिर्फ इंडिया नहीं, इसके साथ साथ पाकिस्तान भी इंडिपेंडेंस में आया था। ब्रिटिश इंडिया दो कंट्रीज में बटा, एक इंडिया और दूसरा पाकिस्तान। लेकिन आखिर हम दो कंट्रीज में बटे क्यों? आखिर ऐसा हुआ क्यों? ऐसा मुस्लिम लीग की टू नेशन थ्योरी की वजह से हुआ। इस थ्योरी में यह कहा गया कि इंडिया में एक नहीं दो तरह के लोग हैं, एक तो हिंदू और दूसरे मुसलमान। और उस थ्योरी के हिसाब से अगर हिंदू और मुसलमान अलग हैं तो उनके लिए एक अलग देश भी होना चाहिए। कांग्रेस ने इस बात को स्ट्रांगली अपोज किया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे रीजंस थे जिनकी वजह से फाइनली ये पार्टीशन हुआ। जैसे ये रीजंस थे ईयर 1940 में हुए कई पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच पॉलिटिकल कंपटीशन और ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज। इन सब रीजंस की वजह से भी ये पार्टीशन हुआ। इस पार्टीशन से बहुत लोग दुखी भी हुए क्योंकि इस तरह की फ्रीडम को किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। बहुत लोगों ने अपने दुख को एक्सप्रेस किया। महात्मा गांधी ने अपने दुख को एक्सप्रेस करते हुए कहा, कल 15 अगस्त को हम ब्रिटिश शासन से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन आज आधी रात को भारत दो देशों में विभाजित हो जाएगा। कल का दिन खुशी के दिन के साथ साथ दुख का भी दिन होगा। महात्मा गांधी इस पार्टीशन से बहुत ही दुखी थे। उनके अलावा और भी बहुत लोगों ने अपने दुख को अलग अलग तरीकों से एक्सप्रेस किया। जैसे एक पोएट थे फैज अहमद फैज, उन्होंने एक पोएट्री लिखी। उस पोएट्री का नाम था सुबह ए आजादी, यानी आजादी की सुबह। आइए इस पोएट्री में से एक एक्सर्प्ट को हम देखते हैं। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे यार, कि मिल जाएगी कहीं न कहीं फलक के दश्त में तारों की आखिरी मंजिल। कहीं तो होगा शब सुस्त मौज का साहिल, कहीं तो हो जाके रुकेगा सफीना ए गम दिल। जवां लहू की पुर असरार शाहराहों से चले जो यार, तो दामन पे कितने हाथ पड़े दयारे हुस्न की बेसब्र ख्वाब गाहों से। पुकारती रही बाहें बदन बुलाते रहे, पुकारती रही बाहें बदन बुलाते रहे। बहुत अजीज थी लेकिन रुख सहर की लगन, बहुत करी था हसीना ने नूर का दामन। सुबुक सुबुक थी तमन्ना, दबी दबी थी थकन। इस पोयम में फैज साहब भी यही बात कर रहे हैं कि इस तरह की आजादी तो हमने नहीं चाही थी। आइए हम इस पोयम को लिखने वाले फैज अहमद फैज के बारे में जान लेते हैं। फैज अहमद फैज का जन्म 1911 में सियालकोट में हुआ। वो एक लेफ्टिस्ट थे। उन्होंने उस टाइम पाकिस्तानी रेजिमे को अपोज किया और इस वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा। उनकी पोएट्री कलेक्शन में नक्शे फरियादी, दस्त सबा और जिंदान नामा जैसी किताबें इंक्लूडेड हैं। उन्हें साउथ एशिया के 20th सेंचुरी के ग्रेटेस्ट पोएट्स में से एक माना जाता है। स्टूडेंट्स, सिर्फ महात्मा गांधी और फैज ही नहीं, जवाहरलाल नेहरू भी इस पार्टीशन से दुखी थे। आइए हम उनके एक लेटर को भी जान लेते हैं जो उन्होंने सभी चीफ मिनिस्टर्स को 15 अक्टूबर 1947 को लिखा था। हमारे यहाँ एक मुस्लिम माइनॉरिटी है जो नंबर्स में इतनी ज्यादा है कि वो चाहकर भी कहीं और नहीं जा सकते। ये एक बेसिक फैक्ट है जिस पर कोई आर्गुमेंट नहीं हो सकता।
पाकिस्तान की ओर से जो भी प्रोवोकेशन हो, वहां नॉन मुस्लिम पर जो भी ह्यूमिलिएशन और क्रुएल्टी हो, हमें हमारे देश की माइनॉरिटीज से बहुत सिविलाइज्ड तरीके से डील करना होगा। हमें उन्हें सिक्योरिटी देनी चाहिए और उन्हें एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने वाले सिटीजन्स के राइट्स मिलने चाहिए। अगर हम ऐसा करने में फेल होते हैं तो ये हमारे लिए एक घाव बन जाएगा जो कि हमारी पूरी पॉलिटिकल बॉडी को पॉइजन कर देगा और प्रोबेबली डिस्ट्रॉय भी कर देगा। नेहरू जी के अलावा ऐसी भी एक पोएटेस थी, अमृता प्रीतम। उन्होंने भी अपनी पोयम अज अखा वारिस शाहनू में पार्टीशन में लोगों के दर्द को एक्सप्रेस किया है। ये वैसे तो पंजाबी में लिखी हुई है, लेकिन इसका हिंदी, इंग्लिश और भी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन अवेलेबल है। आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं या इस तरह की और भी पोएम्स पढ़ सकते हैं। आइए हम अज अखा वारिस शाहनू को लिखने वाली अमृता प्रीतम के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। अमृता प्रीतम 1919 में पैदा हुई एक पंजाबी पोएट और फिक्शन राइटर थी। उन्हें साहित्य अकादमी, पद्मश्री और ज्ञानपीठ अवार्ड मिले हैं। पार्टीशन के बाद वो दिल्ली में रहने लगी थी। वो अपने आखिरी टाइम तक एक्टिवली पंजाब की एक मंथली मैगजीन नागमणि में राइटिंग और एडिटिंग का काम करती थी। आगे बढ़ने से पहले एक और इंपॉर्टेंट लीडर मोहम्मद अली जिन्नाह, जिनकी एक स्पीच सुन लेते हैं जो उन्होंने दी थी। मोहम्मद अली जिन्नाह ने कहा था, हमें एक स्पिरिट के साथ काम करना शुरू कर देना चाहिए। टाइम के साथ ये मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटी की सारी एंगुलैरिटीज वैनिश हो जाएंगी। हिंदी कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी जिसमें पठान, पंजाबी, शिया, सुन्नी एटसेट्रा हैं, और हिंदू कम्युनिटी जिसमें ब्राह्मण, वैश्य, वैष्णव, खत्री, बंगाली, मद्रासी एटसेट्रा हैं। इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपने मंदिरों में जाने के लिए फ्री हैं, आप अपनी मस्जिदों में जाने के लिए फ्री हैं, या पाकिस्तान में किसी और प्लेस ऑफ वर्शिप पर जाने के लिए फ्री हैं। आप किसी भी रिलीजन, कास्ट या क्रीड से बिलोंग करते हो, इसका स्टेट के बिजनेस से कोई लेना देना नहीं होगा। यह स्पीच मोहम्मद अली जिन्ना ने 11 अगस्त 1947 को एक प्रेसिडेंट के तौर पर पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दी थी। स्टूडेंट्स, पार्टीशन को लेकर कही गई बहुत सारी बातों में से ये कुछ बातें अभी हमने सुनी। इनको सुनकर हमें ये तो समझ में आ ही गया होगा कि पार्टीशन की वजह से लोगों को बहुत बुरे टाइम से गुजरना पड़ा और बहुत से लोग इस पार्टीशन से बहुत दुखी थे, चाहे वो कोई पोएट हो, पॉलिटिकल लीडर हो या कोई आम आदमी। पार्टीशन हमारी कंट्री के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था। हम इस चैलेंज को तो फेस कर ही रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ एक और चैलेंज हमारे सामने था। वो था इस कंट्री का डिवीजन। आखिर दो कंट्रीज में करना किस तरह से है। अब जैसा कि हम जानते ही हैं कि इस डिवीजन का जो मेन बेसिस था वो था रिलीजन, और रिलीजियस मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग ही कंट्री का डिवीजन होना चाहिए। लेकिन जहां मुसलमान नंबर्स में ज्यादा हैं वो टेरिटरी पाकिस्तान की होगी, और जहां नहीं वो टेरिटरी होगी इंडिया की। अब सुनने में तो ये बहुत आसान लग सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। इसके पीछे 4 प्रॉब्लम्स थी। मान लीजिए स्टूडेंट्स, आपसे एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि व्हाट वर द प्रॉब्लम्स फेस्ड ड्यूरिंग पार्टीशन ऑफ इंडिया। आइए हम एक एक करके उन प्रॉब्लम्स को समझते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम यह थी कि इंडिया में ऐसी कोई एक सिंगल बेल्ट नहीं थी जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी हो। इंडिया में ऐसे 2 एरियाज थे जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी में थे, जिसमें एक था ईस्ट में और दूसरा था वेस्ट में। अब इन दोनों हिस्सों का जोड़ा तो हो नहीं सकता था, इसलिए ये डिसाइड किया गया कि पाकिस्तान की 2 टेरिटरीज होंगी, एक ईस्ट में और एक वेस्ट में, यानी इंडिया के दोनों तरफ 2 पाकिस्तान। दूसरी प्रॉब्लम यह थी कि जितने मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे वो सब पाकिस्तान में जाना चाहते थे। ऐसा ही एक एरिया था नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। खान अब्दुल गफ्फार खान नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के अनडिस्प्यूटेड लीडर थे। उन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता था। वो इस 2 नेशन थ्योरी को स्ट्रांगली अपोज करते थे, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई और एंड में यही हुआ कि NWFP यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस को पाकिस्तान में ही इंक्लूड कर लिया गया। तीसरी प्रॉब्लम यह थी कि पंजाब और बंगाल में मुस्लिम मेजॉरिटी थी, लेकिन इन मुस्लिम मेजॉरिटी वाले स्टेट्स में कुछ एरियाज ऐसे भी थे जहां नॉन मुस्लिम कम्युनिटी मेजॉरिटी थी। अब ऐसी जगह पर क्या किया जाए? अगर पूरा एरिया ही पाकिस्तान के हिस्से में आ जाए
तो उसके अंदर रहने वाली और कम्युनिटीज का क्या होगा? अगर उन्हें पाकिस्तान में नहीं जाना हो तो, और अगर इन स्टेट्स को इंडिया में ही लिया जाए तो वहां रह रहे उन लोगों का क्या होगा जिन्हें पाकिस्तान में जाना हो? इसका सोल्यूशन यह किया गया कि इन दोनों जगहों का बाइफरकेशन यानी कि बंटवारा किया जाएगा। यानी आधा पंजाब आएगा इंडिया में, आधा जाएगा पाकिस्तान में, आधा बंगाल इंडिया में और आधा पाकिस्तान में। ऐसा इसलिए पॉसिबल था कि ये दोनों ही स्टेट्स इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर थे। लेकिन यह बाइफरकेशन इन स्टेट्स के किस डिस्ट्रिक्ट के किस एरिया से होगा, यह डिसीजन 14 और 15 अगस्त की मिडनाइट तक भी नहीं लिया गया। इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि बहुत से लोगों को 15 अगस्त को यह भी नहीं पता था कि वो इस टाइम इंडिया में है या पाकिस्तान में। अब बात करते हैं फोर्थ प्रॉब्लम की। यह प्रॉब्लम थर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड ही है। यह प्रॉब्लम थी माइनॉरिटीज की प्रॉब्लम। पाकिस्तान में ऐसे बहुत से एरियाज थे जहां लाखों हिंदू और सिख रह रहे थे, और इंडियन साइड के पंजाब और बंगाल में ऐसे बहुत से एरियाज थे जहां पर मुसलमान रह रहे थे। कुछ मुसलमान दिल्ली और आसपास के एरियाज में भी रह रहे थे। इन सब लोगों के लिए कंडीशंस बहुत ही मुश्किल थी। अब आप ही बताइए, उस जगह जहां पर आप बचपन से रहते आए हैं, जहां आपका घर है, जहां आपका परिवार कई सालों से रहता आया है, उस जगह को आपको अचानक छोड़ने को जाना पड़ जाए तो आपको कैसा लगेगा? इमोशनल चैलेंज तो अपनी जगह, इसके अलावा इससे भी बड़ा चैलेंज इन सब लोगों के सामने था। इन माइनॉरिटीज पर मेजॉरिटी कम्युनिटी ने अटैक करना शुरू कर दिया था। ये एक ऐसी प्रॉब्लम थी जिसका अंदाजा सबको ही था। इस तरह का वायलेंस एक्सपेक्टेड तो था, लेकिन जिस स्केल पर यह हुआ वो सभी के लिए एक शॉक था। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि यह प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो जाएगी। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए कोई खास प्लानिंग भी नहीं करी गई थी। इस रीजन से दोनों ही देशों में बहुत खतरनाक वायलेंस हुआ। वायलेंस के चलते माइनॉरिटीज को कुछ घंटों के अंदर अपने घरों को छोड़कर भागना पड़ा। दोनों ही देशों के पॉलिटिकल लीडर्स ये उम्मीद कर रहे थे कि वो वायलेंस अपने आप ही एंड हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये बढ़ते ही चला गया। इसी वायलेंस को सआदत हसन मंटो ने अपनी एक कहानी कसरे नफसी में भी दिखाया है। आइए हम उस कहानी के इस हिस्से को पढ़ते हैं। राइटर्स ने चलती हुई ट्रेन को रोक दिया था। दूसरी कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोगों को खींचकर बाहर निकाला जा रहा था और तलवारों और गोलियों से उनका स्लॉटर किया जा रहा था। बचे हुए लोगों को हलवा, फल और दूध की ट्रीट दी जा रही थी। चीफ ऑर्गेनाइजर ने कहा, भाई और बहनों, इस ट्रेन के अराइवल की खबर देरी से पहुंची। इसी वजह से हम उतना अच्छा आपका वेलकम नहीं कर पाए जितना करना चाहिए था। कहानी के इस छोटे से हिस्से से आप पार्टीशन की हालत को अच्छे से समझ सकते हैं। इतनी डरावनी हालत हो गई थी। ऐसा बॉर्डर के दोनों तरफ हुआ था, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। एक कम्युनिटी ने दूसरी कम्युनिटी को बहुत तरीकों से टॉर्चर किया। मर्डर्स हुए, रेप्स हुए, बहुत मारपीट, दंगे। इन सब कंडीशन से होते हुए लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे थे। वो जिस भी तरीके से बॉर्डर से उस तरफ पहुंच सकते थे, उन्होंने वो तरीका अपनाया। लोग बस से भी गए, ट्रेन से भी गए और पैदल भी। इंडिया से पाकिस्तान या पाकिस्तान से इंडिया की इस जर्नी में लोगों पर बहुत अत्याचार हुए। उन्हें मारा गया, लूटा गया और वुमेन्स के साथ रेप भी किए गए। बॉर्डर्स के दोनों तरफ ऐसी हजारों औरतें थी जिन्हें भगा के ले जाया गया या किडनैप कर लिया गया। वुमेन्स को जिस रिलीजन के लोग किडनैप करते थे, उस रिलीजन को जबरदस्ती उन वुमेन्स पर थोपा जाता। वुमेन्स के रिलीजन को कन्वर्ट कराया जाता और फिर उन विमेन से जबरदस्ती शादी भी की जाती। कई केसेस में तो ऐसा भी हुआ कि परिवार वालों ने ही अपने घर की औरतों को मार दिया, जिससे उनके घर की इज्जत बची रहे। लाहौर, अमृतसर और कोलकाता जैसे शहर कम्युनल जोन्स बन गए थे। मुसलमानों ने उन एरियाज में जाना बंद कर दिया जहां हिंदू या सिख नंबर्स में ज्यादा थे, और हिंदू और सिखों ने भी उन एरियाज में जाना बंद कर दिया जहां मुसलमान नंबर्स में ज्यादा थे। इतनी बुरी कंडीशन से होते हुए लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे थे। दोनों ही कंट्रीज में इस रिहैबिलिटेशन के लिए रेफ्यूजी कैंप्स ऑर्गेनाइज किए गए थे। माइनॉरिटीज अपना घर छोड़कर रेफ्यूजी कैंप्स में आ रही थी। इन रेफ्यूजी कैंप्स में इन लोगों के लिए
टेम्परेरी शेल्टर्स बनाए गए थे। ये रेफ्यूजी कैंप्स इन लोगों की मदद के लिए बनाए गए थे, लेकिन इन रेफ्यूजी कैंप्स में काम करने वाले लोगों और पुलिस का भी इन लोगों के साथ बिहेवियर बहुत अच्छा नहीं रहा था। कुछ टाइम पहले जो कंट्री उनकी अपनी कंट्री थी, अब वहां उन लोगों के साथ गलत तरह से बिहेवियर किया जा रहा था। इतने सब से होते हुए भी जो लोग किसी तरह बॉर्डर पार कर दूसरी तरफ आ जाते थे, उनके लिए भी यहाँ घर नहीं मिल पाता था। लाखों ऐसे रेफ्यूजीज महीनों और सालों तक रेफ्यूजी कैंप्स में रहते थे। हालात बहुत बुरे थे। पार्टीशन के दौरान बहुत लोगों की जानें गईं। उन बहुत सी जानों में से एक हमारे अपने बापू यानी महात्मा गांधी भी थे। आइए जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। 15 अगस्त 1947 इंडिया में जगह पर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया। महात्मा गांधी ने किसी भी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करा। वो कोलकाता के उस इलाके में थे जहां हिंदू और मुसलमानों के बीच वायलेंस हुआ था। गांधी जी हिंदुओं और मुसलमानों को ये समझाने गए थे कि उन्हें ये वायलेंस नहीं करना चाहिए। लोगों ने उनकी ये बात समझी। उनके जैसे सिचुएशन काफी बेटर भी हो गई, लेकिन ऐसा कुछ ही टाइम के लिए हुआ, क्योंकि कुछ टाइम बाद ही हिंदू मुस्लिम राइट फिर से शुरू हो गए। इस बार गांधी जी ने फास्ट का रास्ता अपनाया। वो फास्ट पर बैठ गए। इससे कुछ टाइम बाद कोलकाता में वायलेंस बहुत कम हो गया। कोलकाता के बाद अगले महीने गांधी जी दिल्ली गए। वहां पर भी बहुत बड़े स्केल पर वायलेंस हो रहा था। गांधी जी को इस बात की भी बहुत चिंता थी कि इंडिया में रिलीजन के नाम पर मुसलमानों के साथ किसी तरह का वायलेंस न हो और मुसलमान इक्वल सिटीजन के तौर पर शांति से इंडिया में मुसलमानों पर हो रहे वायलेंस से गांधी जी बहुत